Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we are reading our first lesson Indian economy on the eve of independence. And we have discussed about our first heading colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Now we will discuss about second points features of Indian economy on the eve of independence. मीन्स कहने का स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले पॉइंट दिया गया है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जो मोशनलेस हो, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट ना होती हो, यानी इकोनॉमी एक जगह रुक कर खड़ी हो जाए, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि उसमें ना तो कोई प्रॉफिट होता हो ना ज़्यादा लॉस होता हो, तो ग्रोथ रेट जो है कम होना उसी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी, यानी कि गतिहीन हो गई थी, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं हो पा रहा था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ जो है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि इसमें थोड़ी सी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। बिटवीन 1816 1816 से लेकर के 1925 तक ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम। जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो थी 1860 से लेकर के 1925 तक वो काफ़ी लो रही थी। कितनी रही थी? 0.5% पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष 0.5%। बिटवीन 1925 एंड 1950 अब यही जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1925 से लेकर के 1950 तक 0.1% पर एनम रह गई थी, यानी कि 0.5 से भी लेस होकर के 0.1% पर एनम पर आ गई थी। On account of this stagnation, bulk of a Indian population lived in poverty. इस स्टैग्नेशन के कारण, यानी कि इस अस्थिरता के कारण, या फिर ये मान सकते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से रुक गई थी, इसके कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की गरीबी में आ गई थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन मिजरेबली लो, कि हमारे लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी लो आ गया था, दयनीय कंडीशन में आ गया था। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस वर ए रेकरिंग फेनामेनन। यहाँ पर क्या होता है, महामारी जैसे कि आजकल एट प्रेजेंट भी कोरोना चली हुई है, भूखमरी, ये चीज़ें बार बार होनी शुरू हो गई थी। बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी पिछड़ी हुई थी। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। बैकवर्ड इनकम का इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट ₹230। 1947-48 में प्रति व्यक्ति आय इंडिया में कितनी होती थी? 230 रुपये। द बुल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। जो इंडिया की ज़्यादातर जनसंख्या थी वो कैसी थी? काफ़ी गरीब थी। विदाउट सफिशियंट फूड,
उनको सफिशियंट फूड नहीं मिल पा रहा था, क्लोथिंग नहीं मिल पा रही थी, शेल्टर नहीं मिल पा रहा था। यानी कि अधिकतर जनसंख्या ऐसी थी जिनको रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। बेरोजगारी जो थी वो व्याप्त थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का मतलब होता है कृषि में पिछड़ापन। इट इज़ द हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। इससे पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस क्या थी। नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड लोगों की संख्या ज़्यादा थी। 72% जो थे लोग वो क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर में काम करते थे। बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। लेकिन इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता था वो 50% का ही होता था। प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम थी। 10 पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट was only 660 kilograms and of rice just 665 kilograms। यानी कि पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 660 किलोग्राम गेहूं और 665 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता था। अगर एट प्रेजेंट इसकी कंपैरिजन की जाती है तो एट प्रेजेंट 1 हेक्टेयर में कितनी प्रोडक्शन की जाती है? लगभग 2400 किलोग्राम से लेकर के 3000 किलोग्राम तक की जाती है। यानी कि 660 किलोग्राम पहले होती थी और आजकल इसकी कंपैरिजन कितनी हो गई है? 2400 किलोग्राम से हो रही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। अब क्या होता है, जो फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जो खाद्यान्न है उसका काम चलाऊ ही, यानी कि हम उसको काम चलाऊ ही ले पाते हैं, यानी कि इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते खाने की चीज़ों का जिससे गुजारा हो जाए। इन 1947 इट वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन। 1947-48 में इस प्रोडक्शन को रिकॉर्ड किया गया था जो केवल 527 लाख टन हुआ करती थी। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। उस टाइम पर इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का। हेयर फॉलोइंग फैक्ट्स आर फॉर अंडरलाइन सिग्निफिकेंस। देयर वाज ए वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। अपने देश में आधारभूत जो बड़े बड़े उद्योग थे उनकी कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीनों का जो प्रोडक्शन होता था वो नेग्लिजिबल था, यानी कि ना के बराबर था। मशीनों से कोई चीज़ बनाई नहीं जाती थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट ड्यून। जो छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज होती थी, यानी कि जो हथकरघे वगैरह होते थे या हाथ से बनाने वाले जो उद्योग, हाथों से काम करने वाले जो मजदूर थे या चीज़ें बनाते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जा करके, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा करके वो ब्रिटेन से उसको तैयार करके इंडिया में ही बेचते थे, जिससे इंडिया का हाथ से बना हुआ जो सामान था वो उनकी तुलना में महंगा भी था और क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं थी। तो जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि बल्क ऑफ का मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ था,
जो चीज़ें थी उनकी रिक्वायरमेंट हुई थी। इंडियन इंडस्ट्रीज वाज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन। जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो किस पर डिपेंड हो गई थी? ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पर डिपेंड हो गई थी कि वहाँ से ज़्यादातर सामान जो है वो मंगवाया जाता था। रामपेंट पॉवर्टी। रामपेंट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित गरीबी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो गरीब थी। पीपल वर नॉट गेटिंग टू स्क्वेयर मील्स ए डे। लोग दो वक्त का खाना भी मुश्किल से ले पाते थे। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग। कपड़े की भी कमी थी, मकान की भी कमी थी, यानी कि शेल्टर भी नहीं अवेलेबल हो रहा था लोगों के लिए, और ना ही क्लोथिंग। दिस वाज लार्जली ओनिंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, फैल गई थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? उसमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो पुअर हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। वाज एक्सट्रीमली लो, पूरी तरह से लो हो गई थी। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेयरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स वाज 53,596 किलोमीटर। पक्का रोड्स हैड ए कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर ओनली। के उस टाइम पर जो पावर जनरेशन की जाती थी वो 2100 मेगावाट की जाती थी, और रेलवे लाइंस की जो लंबाई थी वो 53,596 किलोमीटर थी। पक्के जो रोड हुआ करते थे वो केवल 155,000 किलोमीटर के को कवर किए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हैवी डिपेंडेंस ऑफ ऑन इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि भाई भारत जो था वो इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड हो गया था, यानी कि अपना सामान जो है वो बहुत कम तैयार कर पाता था। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, मशीनरी का सामान भी और दूसरी प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को भी दूसरे देशों से ही मंगवाना पड़ता था। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंडेड हेवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स और मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। कि यहाँ पर जो रक्षा से रिलेटेड जो सामान था वो भी किससे मंगवाया जाता था? दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। Besides, several consumer goods like sewing machines, medicines, kerosene oil, bicycles, etc. used to be imported from abroad. ये भी सारा सामान दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। क्या क्या? सेविंग मशीन थी, सिलाई मशीन जो होती है, मेडिसन्स, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ये सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। उसके बाद आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब सीमित शहरीकरण, यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी हमारी वो कहाँ पर रहती थी? गांव में रहती थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बुल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। गांव में रहती थी। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। 1948 में केवल 14% पॉपुलेशन ऐसी थी जो शहर में रहती थी, वाइल 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज, गांव में रहते थे। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। रूरल पॉपुलेशन जो है उसके पास कृषि के अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, यानी कि इनकम जो होती थी वो केवल एग्रीकल्चरल एरिया में होती थी। दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी। इससे उनकी निर्धनता जो थी वो बढ़ती चली गई। सेमी फेडरल इकोनॉमी। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या थी? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय इंडियन इकोनॉमी वाज नेदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था न तो सामंती थी, फ्यूडल थी, और ना ही कैसी थी, ना ही पूरी तरह से पूंजीवादी थी। इट वॉज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई थी, और ए सेमी फ्यूडल इकोनॉमी या फिर अर्ध सामंती इकोनॉमी इसको बोल सकते हैं। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी कैसी बन गई थी? सामंती और पूंजीवादी दोनों का मिक्सचर बन गई थी, दोनों को मिला करके, यानी कि दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं बन गई थी। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें कमी आई। लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस, और प्रोडक्टिविटी में अगर कमी आएगी तो क्या होगा? बैकवर्डनेस जो थी वो बढ़ती चली गई थी। उसके बाद आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या होता है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो क्या रही थी? ब्रिटिश की कॉलोनियल रही थी। इट इम्प्लाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। अंग्रेजों ने क्या किया था? ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को लूटना या एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रखा था। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, इनसे पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश रूलर्स के से सफर रही है, या इंडियन इकोनॉमी को कैसे ब्रिटिश ने लूटा है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी ना, उन पर भारी कर लगा करके उनको कर्ब कर दिया था, उनको मतलब बिल्कुल दबा दिया था। दिस फोर्स द इंडियंस टू बाई द ब्रिटिश गुड्स। इससे क्या हुआ कि इंडियन जो प्रोडक्शन थी वो महंगी पड़ती थी, और जो ब्रिटेन से जो सामान आता था वो सस्ता पड़ता था। तो इंडियंस को ब्रिटिश गुड्स खरीदने के लिए फोर्स किया गया था, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद आता है, इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो इंडियन इकोनॉमी थी वह सोर्स के रूप में यूज की गई थी। किसके सोर्स के रूप में? जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनके रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप में यूज की गई थी। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री। जो भी रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन भेजा जाता था उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स ही नहीं होता था। 10 नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इस प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इंडिया के, वो ब्रिटिश इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए यूज किए गए थे। उसके बाद दिया गया है, atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries। कि क्या है कि भारतीय जो कारीगर थे, इंडियन आर्टिसंस थे जो, उनको क्या किया गया? उन पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज यानी कि उन पर अत्याचार किए गए। उनको अपनी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करने के लिए दबाव डाला गया कि भाई आप इनको बंद कर दीजिए। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इससे क्या हुआ? जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो इंडियन लोग थे जो अपने हाथ से सामान बनाते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी भी लो लेवल पर पहुंचती चली गई। तो हमने इस सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किसमें? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस के टाइम पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी लो लेवल पर पहुंच गई थी। तो अगला पॉइंट जो होगा वो
एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।